नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी हमारी छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचालक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे और ये इसका अंतिम क्लास है। अगर आपने इसके पहले वाले क्लास को नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो जरूर मिल जाएंगे। कोशिश करेंगे आज में हमारा मेटल नॉन मेटल टॉपिक खत्म हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए, इससे पहले मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो मेटल्स थे उनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर दिखेगा। अब जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है, जैसे कि बात करता हूँ, जिंक से क्वेश्चन आते हैं, पारा हो गया, उसके बाद यूरेनियम के बारे में भी आज हम लोग पढ़ लेंगे। यूरेनियम के बाद आज हम लोग पढ़ लेंगे थोरियम के बारे में। ये सभी के बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं और जैसे ख़त्म होगा फिर मैं नॉन मेटल भी आप लोग को पढ़ाना शुरू करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले लोग पढ़ते जिंक के बारे में। तो याद रखना, मैंने आपको बताया था गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, बताया था गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस मैंने आप लोग को बताया था, सभी को याद भी होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये आपका आयरन है अर्थात लोहा है। तो आयरन अर्थात लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है। आपका लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का ऐसा लेयर चढ़ा दिया जाता है, इसी को बोला जाता है कि आपका गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कल का डेट पूछेगा कि आपका लोहे के ऊपर जंग लगने से उसको बचाने के लिए उसमें किसकी कोटिंग किया जाता है, तो आपको बताना है जिंक का। ठीक है, और यही जो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को हिंदी में आपका एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से जाना जाता है यसद लेपन। इसको आपका यसद लेपन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में किसका प्रयोग होता है, तो आपका जिंक का प्रयोग होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगर मैं जिंक की बात करता हूं तो जिंक हमारे बॉडी में कहां कहां पाया जाता है। जिंक हमारे बॉडी में लार में पाया जाता है, साथ ही साथ लार के साथ हमारे पसीना अर्थात स्वेट, हमारे सलाइवा में, साथ ही साथ हमारे पसीने में भी क्या पाया जाता है, आपका जिंक पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। मैंने जब आप लोग को आई पढ़ाया था, बायोलॉजी वाले सेक्शन में आप लोग जाइएगा, जब मैंने आपको आई पढ़ाया था, आँख पढ़ाया था, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो आपका जो जानवर होते हैं, जानवर जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, इन सब का देखना, आँख को आप देखना रात को चमकते हैं। तो क्यों चमकते हैं, क्योंकि इससे आँख में जिंक पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जानवरों का, ठीक है, जानवरों का जो आँख है, जानवरों का जो आँख होता है वो क्या होता है, आपका रात में चमकता है। ठीक है, रात में क्या होता है जी, चमकता है। उसका कारण क्या है, उसकी आँख में जिंक पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं जिंक के बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। तीनों चीज़ पहले याद हो गया होगा। पहले तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में लोहे के ऊपर जिंक का परत को चढ़ाया जाता है ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। दूसरा मैंने बताया, जिंक हमारे बॉडी में लार और पसीना में पाया जाता है, और जानवरों का जो आँख है वो रात में चमकता है, जिंक के कारण चमकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो जिंक होता है, जिंक आपका इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में, इंसुलिन हार्मोन के, जिंक क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जिंक क्या करता है जी, इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, ध्यान रखना है। अभी इंसुलिन हार्मोन मैंने बताया था, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन किससे होता है, इसका स्त्रावन अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अग्नाशय ग्रंथि को इंग्लिश से बोलते हैं पेंक्रियाटिक ग्लैंड, है ना। तो जो आपका इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, स्त्रावन होता है, वो आपका अग्नाशय ग्रंथि से अर्थात पेंक्रियाटिक ग्लैंड से होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। पेंक्रियाटिक ग्लैंड से, अग्नाशय ग्रंथि में ना आपका एक अल्फा सेल पाया जाता है, बीटा सेल। तो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल से इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन ये करता क्या है, हमारे ब्लड में उपस्थित, ये हमारे ब्लड में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ये हमारे ब्लड में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में। ये हमारे ब्लड में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। किसके बारे में, आपका इंसुलिन के बारे में। लेकिन इंसुलिन हार्मोन के फॉर्मेशन में कौन आपका विशेष रूप से सहायता प्रदान करते हैं, तो आपका जिंक हो जाएगा। जिंक आपका सहायक होता है, ये आपको याद रखना है ना। और मैंने बताया कि जब इंसुलिन हार्मोन है इसकी मात्रा कम होती है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या है, वो ब्लड में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, और इसी को कौन सी बीमारी बोलते हैं, इसी को आपका मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी बोलते हैं। इसी को आपका मधुमेह या डायबिटीज़, है ना, डायबिटीज़ की बीमारी इसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में कौन सा आपका धातु है वो आपका सहायता प्रदान करता है, सहायक होता है, तो बताओगे आपको जिंक आपको बताना है। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन अग्नाशय ग्रंथि से होता है, और ये इंसुलिन हार्मोन है ब्लड में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर सपोज से नहीं करेगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे एक बीमारी होती है, उसको मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी के नाम से जाना जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए,
अगर मैं बात करता हूँ जिंक के कंपाउंड, अगर मैं जिंक के कंपाउंड की बात करता हूँ, जिंक के कंपाउंड की बात करता हूँ, तो पहला हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। पहला आपका जिंक ऑक्साइड, जिसको ZnO से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला आपका जिंक ऑक्साइड। और जिंक ऑक्साइड का प्रयोग आपका आर्टिफिशियल टीथ बनाने में, कृत्रिम दांत बनाने में होता है। इसका प्रयोग आपका कृत्रिम दांत बनाने में, आर्टिफिशियल टीथ अर्थात कृत्रिम दांत बनाने में किसका प्रयोग होता है? आपका जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दूसरा क्या है जी? आपका दूसरा हो जाएगा आपका Zn3, उसके बाद आपका P2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं आपका जिंक फास्फाइड। इसको क्या बोलते हैं? जिंक फास्फाइड बोलते हैं, ठीक है। Zn3P2 जिंक फास्फाइड। देखो मैं जिंक के कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ ना, पहला मैंने जिंक ऑक्साइड बताया जो कि आपको उसका प्रयोग आर्टिफिशियल टीथ अर्थात कृत्रिम दांत बनाने के लिए करते हैं, और दूसरा मैंने बताया जिंक फास्फाइड, है ना। इसका प्रयोग आपका चूहे मारने वाली दवा, ठीक है, चूहे मारने वाली रेड पॉइजन, चूहे मारने वाली दवा बनाने में, चूहे मारने वाली दवा बनाने में किसका प्रयोग होता है? आपका जिंक फास्फाइड का। ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका जिंक फास्फाइड है इसी को चूहे मारने वाली दवा के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्या क्या बता दिया जिंक के बारे में? गैल्वेनाइजेशन अर्थात यसद लेपन में जिंक के लेयर को आयरन के ऊपर चढ़ाया जाता है, लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है, ताकि लोहे में जंग ना लगे। दूसरा, जिंक हमारे लार में, हमारे पसीने में पाया जाता है। तीसरा, जानवरों का जो आँख है वो रात को चमकता है, जिंक के कारण चमकता है। और जिंक क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। जिंक के कंपाउंड की बात करते हैं तो पहला आपका जिंक ऑक्साइड, इसका प्रयोग कृत्रिम दांत बनाने में होता है, और दूसरा जिंक फास्फाइड, इसे आपका चूहे मारने की दवा के नाम से जाना जाता है ना। तो ये मैंने पढ़ा दिया किसके बारे में आप लोग को, जिंक के बारे में। अच्छे से आपको इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं लोग पारा, जिसको मरकरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जी आपका पारा, किसके बारे में बात करेंगे? पारा के बारे में। किसके बारे में? पारा के बारे में, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेगा जिंक का अयस्क क्या है ना, आपस में लिख रहे हो जिंक का ओर। अगर आपसे जिंक के ओर पूछेगा, अयस्क पूछेगा, तो आपको बताना है पहला तो जिंक ब्लेंड, है ना, पहला आपका जिंक ब्लेड, और दूसरा हो जाएगा आपका कैलामाइन। अगर जिंक के ओर की बात करते हैं, अयस्क की बात करते हैं, तो पहला जिंक ब्लेड और दूसरा आपका कैलामाइन, ये दोनों क्या आपका जिंक के ओर हो जाएंगे, जिंक के अयस्क हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? पारा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पारा के बारे में, ठीक है। पारा के बारे में, जिसको आपका मरकरी के नाम से जानते हैं, इसको मरकरी के नाम से जाना जाता है। तो पारा इसको Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी को बताया, ठीक है। और जब मैंने आपको पढ़ाया था धातु, तो धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ऐसे मैंने बताया था आप लोग को। लेकिन पारा धातु होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आपको बताना है पारा के बारे में। सबसे पहले, यह धातु होते हुए भी आपका रूम टेम्परेचर पर, है ना, रूम टेम्परेचर अर्थात कमरे के तापक्रम पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। और कमरे का तापक्रम मैंने बताया था 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल उसको माना जाता है। बात करते हैं पारा के बारे में। दूसरा चीज़, पारा है, इसको क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो पारा है इसको आपका क्विक सिल्वर के नाम से भी आपको जाना जाता है। तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो पारा है ना, पारा ये आपका पानी से अभिक्रिया नहीं करता, ये पानी से रिएक्शन नहीं करता, पानी से क्रिया नहीं करता। और चौथा चीज़, आपका पारे को ना लोहे के पात्र में रखा जाता है, पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका लोहे के अतिरिक्त अगर किसी पात्र में रखा जाएगा तो उस केस में पारा उसके साथ अमलगम का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो चूंकि पारा अमलगम का निर्माण मत करे, ऐसे करके पारा को आपका लोहे के पात्र में ही रखा जाता है। तो ये आपका धातु होते हुए भी आपका रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसको क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। ये पानी से क्रिया नहीं करता और इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट में ध्यान रखना है, ट्यूबलाइट में नियान और आर्गन गैस के साथ, नियान और आर्गन गैस के साथ, ट्यूबलाइट में नियान और आर्गन गैस के साथ पारे के वाष्प को भरा जाता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पारे के वाष्प को भरा जाता है, ठीक है, भरा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। और अगर मैं आपका पारा का ओर की बात करता हूँ, अयस्क की बात करता हूँ, तो पारा का ओर क्या हो जाएगा? सीने बार। पारा का ओर क्या हो जाएगा? जो आपका सीने बार हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मरकरी अर्थात पारा का ओर क्या होता है? आपका सीने बार होता है।
आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि पारा का प्रयोग कहाँ कहाँ या पारा का यूज़ कहाँ होता है, मरकरी का यूज़ कहाँ होता है, तो सबने देखा होगा आपका थर्मामीटर, थर्मामीटर में पारा का यूज़ होता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा आपका जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर, जिससे आपका वायुमंडल की किसको, दाब को मापा जाता है, तो बैरोमीटर, बैरोमीटर भी में भी आपका पारा का प्रयोग होता है। तीसरा स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, जिससे आपका ब्लड, सॉरी स्टेथोस्कोप बोलता हूँ जी, स्फैग्नोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, जिससे आपका किसको मापते हैं, इससे आपका बीपी को मापते हैं ना, ब्लड प्रेशर को आपका स्फैग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। तो इसमें भी आपका किसका प्रयोग होता है, पारा का प्रयोग होता है। सभी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो जो चीज़ मैंने बताया, क्या क्या बता दें, देखो आपका पारा, आपका ये धातु होते हुए भी रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। इसको क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। ये पानी से रिएक्शन नहीं करता, आपका क्रिया नहीं करता है ना, और इसको लोहे के पात्र में रखा जाता है। फिर मैंने आप लोग को बताया भाई कि आपका ट्यूबलाइट में नियान और आर्गन गैस के साथ पारे के वाष्प को भरा जाता है। और इसके ओर की बात करते हैं तो इसका ओर हो जाएगा आपका सीने बार, और इसका यूज़ आपका थर्मामीटर में, बैरोमीटर में और स्फैग्नोमैनोमीटर में किया जाता है। सभी बातों का आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं यूरेनियम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूरेनियम, चलो देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम, तो यूरेनियम के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इसको आपका मेटल ऑफ होप बोलते हैं, इसको मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको आपका येलो केक, इसको येलो केक के नाम से भी जानते हैं। ये सब क्वेश्चन है, किसे आपका मेटल ऑफ होप बोलते हैं, किसको आपका येलो केक कहा जाता है, याद रखना है। इसको आपका आशा की धातु, इसको आशा की धातु कहा जाता है। साथ ही साथ इसको आपका येलो केक अर्थात पीला केक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये क्या है, जो आपका यूरेनियम क्या आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव मेटल है। ये आपका रेडियो एक्टिव मेटल है। जब भी आप रेडियो एक्टिव मेटल का नाम सुनोगे तो मतलब आपको ध्यान में रखना है, ऐसा मेटल जो कि आपका अल्फा, बीटा और गामा रेस का सिक्रेशन करता है, गामा रेस का उत्सर्जन करता है, उसी को आपका रेडियो एक्टिव मेटल कहा जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहते हैं, येलो केक कहा जाता है। ये आपका रेडियो एक्टिव मेटल है जो कि अल्फा, बीटा और गामा रेस का सिक्रेशन करता है। आगे बात करते हैं, ये जो आपका यूरेनियम है, इसका प्रयोग एटम मतलब परमाणु बम बनाने में होता है, ठीक है। इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में होता है, लिखना है इसका प्रयोग, है ना। इसका प्रयोग किस में होता है, आपका एटम बम अर्थात परमाणु बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अयस्क की बात करते हैं, इसके ओर की बात करते हैं, तो यूरेनियम का ओर आपका पिच ब्लेंड हो जाएगा। क्या होगा आपका, पिच ब्लेंड हो जाएगा, है ना। इसका ओर पिच ब्लेंड। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, इसके समस्थानिक अर्थात मैं आइसोटोप की बात करता हूँ, इसके समस्थानिक क्या क्या हो जाएगा आपका, यूरेनियम आपका 92 232 और यूरेनियम आपका 92 238। याद रखना, जब भी आप आइसोटोप की बात करते हो, समस्थानिक की बात करते हो, तो समस्थानिक किसे कहते हैं, तो आपका ऐसे धातुएं जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, नहीं, या ऐसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जैसे कि देखो, ये मैंने किसी आपका एटम को रिप्रेजेंट किया, तो इस तरफ क्या लिखा रहता है, इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और यहाँ पास लिखा रहता है एटॉमिक मास लिखा रहता है, ठीक है। तो ऐसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक समान होंगे, एटॉमिक नंबर इक्वल होंगे, वो क्या कहलाता है, आपका आइसोटोप अर्थात समस्थानिक कहलाता है, ठीक है। तो यूरेनियम के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, इसको मेटल ऑफ होप बोलते हैं, आशा की धातु बोलते हैं, येलो केक कहा जाता है, रेडियो एक्टिव मेटल है, इसका प्रयोग एटम बम बनाने में होता है। इसका अयस्क की बात करता हूँ तो पिच ब्लेंड हो जाएगा। इसके समस्थानिक अर्थात आइसोटोप की बात करता हूँ तो यूरेनियम आपका 232 और यूरेनियम 238, और दोनों में देखा जाए तो आपका इसका एटॉमिक जो नंबर है वो आपका क्या है, आपका इक्वल हो जाएगा, दोनों आपका बराबर है, ठीक है। एक और आपको याद रखना है, एक और मेटल के बारे में जिसका नाम है आपका थोरियम, ठीक है। थोरियम जिसको आपका TH से रिप्रेजेंट करते हैं और यूरेनियम को आपका U से रिप्रेजेंट किया जाता है। थोरियम की बात करते हैं तो थोरियम भी क्या है, ये भी आपका रेडियो एक्टिव मेटल है। ये भी क्या आपका रेडियो एक्टिव मेटल है। ध्यान रखना, जब भी आप रेडियो एक्टिव मेटल का नाम सुनोगे तो ये ध्यान रखना कि उससे आपका अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, अल्फा बीटा और गामा रेस से क्या होता है, आपका उत्सर्जन होता है, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा रेस का जिससे क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने यूरेनियम के बारे में पढ़ा दिया, थोरियम। और थोरियम के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना कि थोरियम की प्राप्ति आपका मोनोजाइट बालू से होता है। किससे होता है, मोनोजाइट। इसकी प्राप्ति मोनोजाइट बालू से होता है। और ये मोनोजाइट बालू कहाँ पाया जाता है, केरल, ठीक है। ये आपको केरल में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो क्या क्या बता दिया, देखो थोरियम एक रेडियो एक्टिव मेटल है और जो अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करता है, और ये आपका मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। और जो मोनोजाइट बालू वो कहाँ पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस प्रकार जो मैंने सम इंपॉर्टेंस जो मेटल्स है सब आपको मैंने पढ़ा दिया है।
इसके पहले वाले क्लास में आप लोग देखिएगा जितने जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं मैंने सब आप लोग को पढ़ा दिया। अब इसके बाद हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं नॉन मेटल, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं सम इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल, सम इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल, सम इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल, इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हालांकि मेटल और नॉन मेटल में जब मैं डिफरेंस पढ़ा था तो मैंने आपको नॉन मेटल के बारे में बताया था। चलो एक बार तुरंत बता दे रहा हूँ। जो नॉन मेटल होती है अधात्वीय प्रायः गैसीय अवस्था में पाई जाती है। दूसरा चीज़, अधात्वीय ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती है, लेकिन इसका अपवाद भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। तीसरा चीज़, अधात्वीय डक्टाइल नहीं होती है। चौथा, अधात्वीय ब्रिटल होती है, मतलब भंगुर होती है। पांचवा, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो आपका अम्लीय प्रकृति के होते हैं। छठवा, अधात्वीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एनायन का निर्माण करती है। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलो देखते हैं। अब महत्वपूर्ण मैं आपको नॉन मेटल के बारे में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की खोज किसने किया है, हाइड्रोजन की खोज किया है कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने क्या किया है, हाइड्रोजन की खोज किया है। पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, ये जो आपका हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 1 होता है। और इसका आपका एटॉमिक मास भी कितना होता है आपका, 1 होता है। इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों क्या होता है आपका, 1 होता है। आपको अच्छे से याद रखना है। हाइड्रोजन में आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रोजन आपका लाइटेस्ट गैस है ना, लाइटेस्ट गैस है, मतलब सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो हाइड्रोजन है आपका फ्लेमेबल गैस है, फ्लेमेबल गैस है, मतलब ये क्या आपका ज्वलनशील गैस है। ये क्या है आपका ज्वलनशील गैस है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन क्या आपका स्मोक फ्री गैस है, हाइड्रोजन क्या आपका स्मोक फ्री, ये आपका स्मोक फ्री गैस है, ये भी आपको याद रखना है। अर्थात ये आपका धुआं रहित गैस है। इसीलिए आपका हाइड्रोजन को आपका फ्यूचर फ्यूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, फ्यूचर फ्यूल के नाम से जानते हैं। अर्थात इसको भविष्य का ईंधन, इसको भविष्य का ईंधन के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है उसमें मान होता है, ये क्या होता है आपका सर्वाधिक होता है। क्या होता है जी आपका सर्वाधिक होता है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जो इसका उसमें मान क्या होता है जो आपका सर्वाधिक होता है। सभी बातों को अच्छे से ध्यान रखना है। देखो क्या क्या बता दिया। इसकी खोज कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने, इसमें एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, सबसे हल्की गैस है, ज्वलनशील गैस है, धुआं रहित गैस है, और इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और इसका जो उसमें मान क्या होता है आपका सर्वाधिक होता है। सभी बातों को इसके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इससे आपका आवारा तत्व, हाइड्रोजन को आपका आवारा तत्व के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बोलता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, ये आपको कभी कभी अपने आप को समूह 1 के तत्व के रूप में आपको अपना स्वीकार करता है। साथ ही साथ कभी कभी ये अपने आप को समूह 17 में बताता है कि मैं समूह 17 का क्या हूँ, सदस्य हूँ। ऐसा मतलब उसका जो बिहेवियर है ना जी, आपका ग्रुप 1 और ग्रुप 17 उसके जो एलिमेंट्स है उसके इक्वल होता है, इसीलिए इसको आवारा तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आवारा तत्व कहा जाता है। तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा, सबसे हल्की गैस है, ज्वलनशील गैस है, धुआं रहित गैस है, भविष्य का ईंधन बोला जाता है, इसका उसमें मान सर्वाधिक होता है, और इसे आवारा तत्व कहते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना, जितने जो आपका एसिड होते हैं, एसिड में आपका हाइड्रोजन पाया ही जाता है, एसिड में हाइड्रोजन पाया जाता है एसिड में। जैसे कि बात करता हूँ, आपका HCl हो गया, हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, H2SO4 हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, HNO3 हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद CH3COOH, सब में देखो हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा। मतलब एसिड के लिए हाइड्रोजन क्या आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आपका एलिमेंट होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे है ना। तो आपका एसिड में क्या पाया जाता है, आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से, हाइड्रोजन के समस्थानिक अर्थात आइसोटोप कौन कौन से, हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करते हैं आइसोटोप, तो हो जाएगा आपका 1H1, 1H2 और आपका 1H3, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं आपका ट्राइटियम। इसको क्या नाम से जानते हैं, इसको ट्राइटियम के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या आपका हाइड्रोजन के आपका क्या है, आइसोटोप से अर्थात समस्थानिक है, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्या हो जाएगा आपका ट्राइटियम हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, एक होता है आपका भारी जल, एक होता है आपका जी भारी जल को इंग्लिश में बोला जाता है आपका हैवी वाटर, इसको हैवी वाटर के नाम से जानते हैं भारी जल को। और इसका भारी जल है ना, इसका प्रयोग आपको किस में करते हैं, मंदक के रूप में किया जाता है भारी जल का प्रयोग
प्रयोग, ठीक है, कहाँ आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो आपका हैवी वाटर का, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है हैवी वाटर का, D2O, और इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हैवी वाटर बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं। इसका प्रयोग आपका नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। सभी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। तो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास से 1 न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, लाइटेस्ट गैस है, ये फ्लेमेबल गैस है, स्मोक फ्री गैस है, फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। इसके 3 आइसोटोप है, समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, जिसमें से आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल या हैवी वाटर के नाम से जाना जाता है। और जो आपका हाइड्रोजन है उसको अवार्य तत्व बोलते हैं। साथ ही साथ ये सभी एसिड में हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि हमारे यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो आपका हाइड्रोजन है, वो आपका ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जब हाइड्रोजन है वो आपका ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तब किसका निर्माण करता है, आपका H2O2, जिसको बोलते हैं आपका हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड के नाम से इसको जानते हैं। और हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रयोग किस में करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन पराऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे H2O2। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हाइड्रोजन पराऑक्साइड में, ऊपर में लिख दे रहा हूँ, देखो हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रयोग घावों को साफ करने में, ठीक है, घावों को साफ करने में किया जाता है। और दूसरा चीज़ एंटीसेप्टिक की तरह इसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा रॉकेट के फ्यूल में आपका H2O2 अर्थात हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में। जितने जो क्वेश्चन बने हुए हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी को मैंने हाइड्रोजन के बारे में आप लोग को बता दिया, ठीक है। हम लोग महत्वपूर्ण जो आपका नॉन मेटल अर्थात अधातु को पढ़ना शुरू किए, जिसमें सबसे पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया हाइड्रोजन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन। सभी को पता होगा ना, ऑक्सीजन तो आपने सभी ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, ऑक्सीजन। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन। अगर आपसे पूछेगा कि आपका हाइड्रोजन की खोज किसने किया, तो आपने बताना है हाइड्रोजन की खोज किसने किया जी, कैवेंडिश नामक साइंटिस्ट ने। उसी प्रकार अगर आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया, तो बताओगे सीले और प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने क्या है, आपका ऑक्सीजन की खोज किया है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में, वातावरण में आपका 21% में ये पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज़, इसको एयर ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। चौथा चीज़ आपका ह्यूमन बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। पाया जाने वाला क्या है, आपका एलिमेंट है। पाया जाने वाला एलिमेंट है, ये भी आपको अच्छे ध्यान रखना है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, जो आपका एलिमेंट है। एलिमेंट की बात कर रहा हूँ ना। आगे बात करते हैं हम लोग इसके और क्या क्या महत्वपूर्ण आपका तथ्य है, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन क्या करता है, आपका फूड को बर्न करता है, फूड को बर्न करता है, भोजन को जलाने का काम करता है, ठीक है। तीसरा चीज़ आपका ये जो गैस होता है ऑक्सीजन गैस, ये आपका जलाने में सहायता प्रदान करता है। किसी भी चीज़ को जलाने में क्या करता है, आपका सहायता प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए आपका ऑक्सीजन का प्रयोग आपका वेल्डिंग में करते हैं। किस में करते हैं, वेल्डिंग में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के साथ आपका एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग होता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग आपका वेल्डिंग में किया जाता है। ये भी आपको जैसे याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ उसके एलोट्रॉप का, अपरूप का, तो ऑक्सीजन के अपर रूप की बात करता हूँ, एलोट्रॉप। इसको इंग्लिश से बोलते हैं आपका एलोट्रॉप। तो ऑक्सीजन के अपर रूप की मैं बात करता हूँ, तो हो जाएगा आपका ओजोन। क्या होता है, ओजोन। और ओजोन को आपका O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओजोन को O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ओजोन क्या करती है, ये आपको यूवी रे से, है ना, यूवी रे से अर्थात जो आपका पराबैंगनी विकिरण है, उससे हमारे त्वचा की रक्षा करती है, हमारी स्किन की रक्षा करती है। आपको ध्यान रखना है। और जो ओजोन लेयर कौन से परत में पाया जाता है, सभी को बताओगा, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, है ना। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं ओजोन डे कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को आपका ओजोन डे बनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे बनाया जाता है। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, है ना। तो जितना चीज़ मैंने बताया आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट ने किया है। हमारे वातावरण में 21% में पाया जाता है। इसको एयर ऑफ लाइफ अर्थात इसको जीवन का क्या बोलते हैं, जीवन का वायु कहा जाता है। और ह्यूमन बॉडी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। फूड को बर्न करता है। वेल्डिंग में आपका ऑक्सीजन गैस के साथ एसिटिलीन गैस को मिलाकर वेल्डिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं।
ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायता प्रदान करता है। और ऑक्सीजन का प्ररूप की बात करते हैं तो ओजोन है ना, और ओजोन का फार्मूला O3 होता है। और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, जो कि यूवी रे से हमारी स्किन की रक्षा करता है। और ओजोन डे कब मनाते हैं? तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है ना। तो मैंने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा दिया, मैंने आपको ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नाइट्रोजन। अब हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन है ये आपका हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। आप सभी को पता होगा नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% है ना, जो नाइट्रोजन होता है हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं चिप्स के पैकेट में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है चिप्स के पैकेट में कौन से गैस को भरा जाता है? तो आपका नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। गाड़ियों के टायर में भी कौन से गैस को भरा जाता है? तो आपका नाइट्रोजन गैस को ही भरा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपका लिक्विड जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, लिक्विड जो आपका नाइट्रोजन होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का जो प्रयोग है वो आपका सीमन को है ना, सीमन आपको पता होगा सीमन किसे कहते हैं, बायोलॉजी मैंने पढ़ा था। सीमन के साथ साथ आपका हमारे शरीर के अंगों को साथ ही साथ ध्यान रखना है। जो आपका परागकण होते हैं, परागकण जिसको पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण मैंने क्या बताया, आपका लिक्विड नाइट्रोजन है उसका प्रयोग आपका सीमन को, अंगों को, और आपका हमारे जो पोलन ग्रेन है ना, हमारे नहीं मतलब वो आपका पोलन ग्रेन तो आपका किसके होते हैं? आपका फूलों के होते हैं। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसका प्रयोग सीमन को, अंगों को और परागकण को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है जी, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग आपका सीमन मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना। सीमन क्या होता है? जब आपका स्पर्म में सिट्रिक एसिड मिलता है, फ्रक्टोज मिलता है, उसमें म्यूकस मिलता है, तो सबके मिक्सचर को आपका सीमन कहा जाता है, ठीक है। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसका प्रयोग सीमन को और अंगों को और आपका परागकण को क्या करने के लिए? प्रिजर्व करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एनिमल क्या करता है? जो एनिमल होता है, जो आपका एनिमल होते हैं वो आपका नाइट्रोजन को ही क्या करते हैं? अपने शरीर से बाहर निकालता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपका अमोनिया NH3, इसमें क्या है जी? नाइट्रोजन है ना, है ना। तो ये क्या आपका जो एनिमल है वो आपका नाइट्रोजन को शरीर से बाहर निकालता है, ये आपको याद रखना है। और जो आपका नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन गैस होता है ये क्या होता है? आपका हमारे ब्लड में नहीं घुलता है। नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में नहीं घुलता है, ये भी आपको याद रखना है। जो नाइट्रोजन गैस है हमारे ब्लड में क्या है जी? आपका नहीं घुलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही रहने देते हैं, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, एक बार और अच्छे से इसको देखिएगा, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है अभी, और इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी आज क्लास लिया हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर रात के क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर।